हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लोकोमा। हमने जो पिछला क्लास था उसमें डेफिनेशन देखा था, उसमें रिस्क फैक्टर्स देखे थे, कॉज देखे थे, है ना, टाइप्स देखे थे और पैथोफिजियोलॉजी देखा था ग्लोकोमा में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम दो टाइप के ग्लोकोमा के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा रहता है जिसको हम नैरो एंगल ग्लोकोमा भी बोलते हैं। तो इन दोनों के हम अलग से क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो बेसिकली हमने पहले ही क्लास में बोल दिया था कि ये साइलेंट कंडीशन है जिसके कोई अपने टिपिकल साइन एंड सिम्टम तो नहीं देखने को मिलते हैं। फिर भी हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होता है तो कुछ कुछ चीजें हमको क्लिनिकली दिखना चालू होती है। वही चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चालू करते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को लेके। तो रिमेनिंग पहले में तो क्या है कि शुरू में इट रिमेन्स असिम्प्टोमेटिक, ये असिम्प्टोमेटिक रहता है ना। फिर धीरे धीरे जो पेरिफेरल विजन है वो लॉस होना चालू होता है। तो जो अंधेरे में देखने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है। आंखों में अब डिस्कम्फर्ट हमको देखने को मिलता है, फील होता है। तो जो आदमी अगर चश्मा लगाता है तो उसकी जो पावर है वो बहुत कम कम टाइम पे एकदम से बदलना चालू होती है ना। या और जो ओकेजनली ब्लड विजन भी हमको देखने को मिलता है। टनलिंग विजन होता है। हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था कि टनलिंग विजन क्यों होता है, क्योंकि पेरिफेरल जो नर्व्स है वो डैमेज होते हैं। तो जो पेरिफेरल रीजन है हमारे आई के, वहां का जो विजन है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। डिक्रीज्ड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है ना, कॉन्ट्रास्ट जो होती है वो आंखों की, वो एकोमोडेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है मेजोरिटी केसेस में। ऐसे ही जो अपना ऑप्टिक डिस्क है उसका भी कपिंग शेप देखने को मिलता है इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से। जो ऑप्टिक नर्व है वो थिन स्टेट में देखता है और अपना जो विजुअल फील्ड है उसका भी डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ गैंग्लियोनिक रेटिनल सेल्स भी हमको देखने को मिलता है जब हम इनको लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। ऐसे ही जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा रहता है इसमें क्या है कि जो सडनली एंगल क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से सडनली आईओपी बढ़ता है, तो आंखों में दर्द होना चालू होता है, ब्लड विजन एकदम रैपिडली आता है, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, क्योंकि ये एकदम रैपिड सिम्टम रहता है। रैपिड अमाउंट में विजन लॉस होता है जबकि ये वाला ग्रेजुअल था। रैपिड कंजेस्टेड आई रहते हैं, है ना। फिर कॉर्नियल इडिमा देखने को मिलता है। सडनली आईओपी बहुत बढ़ जाता है और सैलो एंटेरियर चैम्बर हमको देखने को मिलता है आईओपी बढ़ने से। तो ये कुछ टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के, है ना। तो होप यहाँ पे आपको ये क्लिनिकल फीचर समझ में आ गए होंगे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्लिनिकल फीचर से इतना बहुत कुछ इनमें टेक्निकल चीजें है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हम ग्लोकोमा को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। बेसिकली हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं, है ना। जो क्लिनिकली अगर हम एकदम सही मायनों में बात करें तो जो मेजोरिटी केसेज है, एकदम लार्ज पोर्शन ऑफ जो केसेज है वो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम ग्लोकोमा को आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। नॉर्मल जो आईओपी रहता है वो 10 to 21 mm रहता है और अगर ये बढ़ के 21 से ऊपर चलेगा तो उसको हम फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर, हाई टेंशन इंट्राऑकुलर प्रेशर बोलते हैं, जो ग्लोकोमा का एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ऐसे हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं जिसको हम फंडोस्कोप एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम आंखों की कप और डिस्क को एसेस करते हैं और न्यूरॉन कितने हैं उनको भी एसेस करते हैं और हमको समझ में आता है कि क्या वहां पे डिस्क का मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ है क्या, या फिर जो न्यूरॉन है वो घटे हुए हैं क्या। ऐसे ही विजुअल फील्ड की टेस्टिंग कर सकते हैं जिसको हम पेरीमेट्री बोलते हैं कि पेरिफेरल विजन कैसा है, पेरिफेरल सेल्स डैमेज है क्या। अगर ग्लोकोमा होगा तो धीरे धीरे पेरिफेरल सेल्स डैमेज होना चालू हो जाती है। ऐसे जो अपना है वो आता है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में क्या होता है कि जो अपना ये एंगल की हम हमेशा बात कर रहे हैं, ये एंगल कितना है ना, एंटेरियर चैम्बर का, इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। अगर ये कम है तो ये फिर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा माना जाएगा। अगर ये नॉर्मल है तो हम इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलेंगे। और फिर हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कर सकते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन टेस्ट है जो नर्व्स का सेंसिटिविटी कैसा है, इसका काम कैसा है, ये नर्व्स हेल्दी है कि नहीं है, वो हम यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट करके हम ग्लोकोमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन है और जो सबसे ज्यादा हमको डायग्नोज करके देता है वो है टोनोमेट्री, जिसमें हम इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम धीरे धीरे मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं ग्लोकोमा के, है ना। ग्लोकोमा को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमारे कुछ गोल हम सेट करेंगे। पहला गोल रहेगा कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है उसको हम कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज है वो लिमिट हो जाएगा, वो
उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लाइंडनेस हो रहा है या फिर धीरे धीरे जो विजन लॉस हो रहा है उसको हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। ये हमारा गोल होना चाहिए। इसके लिए कुछ हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी यूज करेंगे, जैसे पेशेंट एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है ना। हर 2 साल में, हर 3 साल में आंखों का रेगुलर चेक कराना चाहिए कि क्या ग्लोकोमा जैसी कोई खतरनाक बीमारियां तो आंखों में नहीं हो रही है ना। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड, क्योंकि हमने बोला है कि ड्रग इंड्यूस्ड में स्टेरॉइड एक बहुत कॉमन कॉज है। तो अगर कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहा है किसी भी पर्पज से, तो वहां पे हमको कंसल्टेशन करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। खुद से ऐसे स्टेरॉइड्स जैसे खतरनाक ड्रग्स हमको लंबे समय तक नहीं लेने चाहिए। ईट हेल्थी बैलेंस डाइट, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। ये बहुत कॉमन से पॉइंट है। हमारे बॉडी के कुछ भी ऑर्गन्स को अगर हेल्दी रखना है तो हमको बैलेंस डाइट ना, सही मात्रा में हाइड्रेशन रखना और फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी पैरामीटर है ना। अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक, है ना, एंड टी। जो टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स हम कुछ भी पीते हैं तो वो हमारे इंटायर बॉडी के लिए नुकसानदायी है ना। सेम इट इज डेंजरस फॉर अवर आईज ऑल्सो। तो ये चीजें हमको एकदम से ध्यान देनी है ना। ऐसे ही अगर ग्लोकोमा है, क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो हम रात को सोते टाइम पे, है ना, थोड़ा एलिवेट करके अपना पिलो यूज कर सकते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो ग्रेविटी की वजह से आंखों में ज्यादा ना पड़े, है ना। रेगुलर आईओपी मेजरमेंट करना है, रेगुलर एंड टाइमली फंडोस्कोपी भी करना है कि कहीं हमारे नर्व्स डैमेज होने की वजह से इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ना हो जाए। ऐसे ही लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी हम कर सकते हैं, जो जनरली प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा में, है ना। ऐसे ही ये कुछ सर्जरी के टाइप है जिसमें हम ग्लोकोमा को ट्रीट करते हैं। ऐसे ही लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी इन एंगल क्लोज ग्लोकोमा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एंगल क्लोज है तो वहां पे हम एक स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं जो जिसके जहां से ये क्या है, एक्वियस ह्यूमर है, ये ड्रेन हो सके। इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी। ऐसे ही ट्रेबिकुलेक्टोमी हम कर सकते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, एक नया पाथवे बनाते हैं उसको बाईपास करके। जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क है, जहां पे जो ब्लॉक हुआ है क्लोज एंगल होने की वजह से, उसको हम क्या करेंगे कि एक नया पाथवे से जो अपना एक्वियस ह्यूमर है उसको फ्लो कराएंगे, ताकि इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। और फिर ड्रेनेज इम्प्लांट्स भी आज के डेट में मिलते हैं, इनको हम लगा सकते हैं, जो एक्वियस ह्यूमर को धीरे धीरे करके ड्रेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बातें। ऐसे ही हम आगे जाके देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, हमारे पास क्या क्या ड्रग्स है और इनका क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करती हैं, और इनके कुछ रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग क्या है, ये जनरली जो एक्वियस ह्यूमर बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को कम करता है, या फिर जो इसका ड्रेनेज है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे कॉमन है ना, फर्स्ट लाइन थेरेपी, या फिर जिसको हम ड्रग ऑफ चॉइस कैटेगरी में रखते हैं, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, है ना। ये पीजी एनालॉग्स भी इनको हम बोलते हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है ना, ये हाईली इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा इनको यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ही कन्वीनियंट डोजिंग है, बहुत अच्छे हैं ये, और इनके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी एकदम कॉमन साइड इफेक्ट्स है, मतलब इतने कोई बहुत ज्यादा भयंकर वाले साइड इफेक्ट्स नहीं, तो इनको आराम से आदमी टॉलरेट कर सकता है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, ये एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी, एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज करते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल है, लेटेनोप्रोस्ट हो गया, है ना। ऐसे ही टैरोप्लास्ट हो गया, फिर ऐसे बिमोटोप्रास्ट हो गया। ये जो जितने भी ये जो ड्रग है ना, ये जनरली हमको ओरली भी मिलते हैं। ये प्रिफरेबली हम आई ड्रॉप में यूज करेंगे, क्योंकि ये लोकली बहुत अच्छा एक्शन करते हैं टॉपिकली, है ना, जो ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप रहते हैं। तो इसकी कुछ कंसेंट्रेशन है, जैसे लैटेनोप्रोस्ट को हम 0.05% में देंगे, 0.005% में देंगे। ऐसे ही जो अपना टायरोप्रोस्ट है उसको 0.004% में देंगे, और जो बिमाटोप्रोस्ट है उसको 0.01 से लेके 0.03 के परसेंटेज में हम देंगे। और 1 या 2 ड्रॉप्स काफी होता है, और हर दिन में 1 बार अगर हम डालेंगे तो ये अपना काम पूरा कर देगा। इसका लॉन्ग एक्टिविटी रहता है और 24 घंटे तक काम करता है ना। और ये जो अपने, इसीलिए इसको हम कन्वीनियंट डोजिंग बोलते हैं, ताकि इसको बार बार डालना पड़े ऐसा सीन नहीं है, इसीलिए इनको वाइडली यूज भी किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो अपना यूबीए स्क्लेरल आउटफ्लो रहता है ना, जो इसका ड्रेनेज रहता है उसको इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली ये जो एक्वियस ह्यूमर जो अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, उसको ये ड्रेन करने में हेल्प करता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है उसको वाइडली यूज किया जाता है। इसके कुछ अपने ही कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस हो जाना, आंखों में रेडनेस हो जाना, इरिटेशन हो जाना, या फिर जो अपने आईलिड है उसमें थोड़ा डार्क स्पॉट्स जैसे देखने को मिलते हैं। ये कुछ कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जिसको हम आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे जो दूसरे कैटेगरी की ड्रग आती है हमारे पास, वो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, है ना, बीटा ब्लॉकर्स कॉमनली हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन को कम कर देते हैं सिलियरी बॉडी से। एग्जाम्पल टिमोलोल 0.25 से लेके 0.5% तक हम यूज कर सकते हैं।
और बिटॉक्सल 0.25 से लेकर 0.5% तक आई ड्रॉप में आता है। इसको सुबह शाम को 1 से 2 बूंद 1 से 2 बूंद डाल सकते हैं। ये जनरली क्या करता है ना, जो बीटा रिसेप्टर्स है अपने आंखों में उनको ब्लॉक करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्यूज ह्यूमर का प्रोडक्शन चल रहा है सिलियरी बॉडी से, सिलियरी सेल से, उसको ये कम कर देता है। अब प्रोडक्शन ही कम होगा तो जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो भी धीरे धीरे कम होगा और हमको क्लिनिकली रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। इसके भी कुछ अपने एडीआरस है, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया ना, हाइपोटेंशन हो गया। इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं ना, इसको हम ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप में ही यूज करते हैं। अगर हम इसको सिस्टेमिक यूज करने की कोशिश करेंगे तो हमको सिस्टेमिक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम इसको आस्थमा और सीओपीडी में भी कॉशन के साथ यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरा कैटेगरी का ड्रग है वो आता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एजेंट्स, है ना। दो जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एजेंट्स है ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्यूज ह्यूमर को प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और जो यूबो स्क्लेरल आउटफ्लो है उसको बढ़ा देते हैं। ये अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जो क्या करता है कि ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करता है और यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ब्रोमिनिडीन हो गया, है ना, एप्राक्लोनिडीन हो गया। तो इसको भी हम जनरली आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं, 2 से 3 टाइम हर दिन में डालना होता है। इसके कुछ अपने एंटीकोलिनर्जिक जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ड्राई माउथ हो गया, फैटीग हो जाना, कंजंक्टिवाइटिस, है ना, आंखों में कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी हमको देखने को मिल सकता है। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। ऐसे जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी की ड्रग है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, है ना। ये क्या करती है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी सिस्टम में, आंख के सिस्टम में क्या है कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है वो कम होता है, और इसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे जो अपना एक्वस ह्यूमर बन रहा है ना, इसका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डोरजोलामाइड हो गया, है ना, उसके बाद हो गया ब्रिंजोलामाइड। तो ये जो है 1% 2% के आई ड्रॉप्स में मिलते हैं, जनरली 2 से 3 टाइम हम इनको आंखों में डालते हैं। इसके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट है, जैसे ब्लरिंग ऑफ आई विजन, है ना, ऐसे बिटर टेस्ट होना या फिर इरिटेशन हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और ड्रग्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स, या फिर हम उनको मायोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं या फिर माइटोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क है उसका आउटफ्लो बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये जो एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और हमको ग्लोकोमा वाले जो सिम्टम है उससे रिलीफ मिल जाता है। इसके एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन, 1 से लेकर 4% तक हमको आई ड्रॉप में मिलता है, 3 से 4 टाइम पे हमको हर दिन में डालना होता है। ऐसे ही आता है कार्बेक्टोलॉल, जो 1 से 3% में यूज होता है, वो भी क्यूआईडी डोज में दिया जाता है। इसके भी अपने कुछ माइनर साइड इफेक्ट है, जैसे इरिटेशन हो जाना, ब्लड विजन या हेडेक जैसी चीजें होना। ये क्या करता है, जो मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर में जो अपने मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो ये अपना मेसवर्क है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और मेसवर्क से जो है ड्रेनेज बढ़ जाता है। होप यहाँ पे आपको जो कोलिनर्जिक ड्रग्स की मैकेनिज्म है वो भी समझ में आ गई होगी। ऐसे एक और ड्रग हम यूज करते हैं वो है ऑस्मोटिक एजेंट। ये क्या करते हैं कि अगर हम रैपिडली कहीं पे ऑस्मोटिक एजेंट दे देंगे तो ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी से क्या करेंगे, धीरे धीरे जो आंखों का इंट्राऑकुलर प्रेशर है बढ़ा हुआ उसको एकदम रैपिडली से क्या कर देगा, ये कम कर देगा। जैसे इसका एग्जांपल है मैनिटोल 20% आईवी इन्फ्यूजन, 1 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। अगर हम इसको देंगे और आदमी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में है तो उसको डिहाइड्रेशन सीवियर हो सकता है और कभी कभी हेडेक जैसे कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। तो ये जो 5-6 टाइप के हमारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स से क्लासेज हैं, इन ड्रग्स को देके हम आराम से ग्लोकोमा को मैनेज कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला ड्रग्स है क्लिनिकली अगर हम इंडिया में बात करें तो वो है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो बहुत वाइडली यूज होते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, है ना। तो इसको खत्म करने से पहले एक बार मैं हर क्लास की तरह इसको रिवाइज करना चाहूंगा। क्लिनिकल फीचर्स जो हमने बात करी थी वो ओपन एंगल ग्लोकोमा के इनिशियली तो ये अननोन रहता है, मगर हमको विजन में दिक्कतें आना चालू होती है। जो विजन लॉस है वो धीरे धीरे होना चालू होता है ना, डिम लाइट में देखने की दिक्कतें होती हैं, ऐसे आंखों में डिस्कम्फर्ट रहता है ना, ग्लास बार बार चेंज करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है और विजुअल डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। अगर ये क्लोजर एंगल वाला है तो वहां पे ये चीजें ही होती है, मगर ये बहुत रैपिड हो जाती है, आई कंजेशन रहता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। तो ये चीजें हमको देखनी है। और डायग्नोसिस करने के लिए मैंने बोला था क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छा टूल है। प्लस वहां पे जो सबसे कॉमनली यूज होती है वो होती है टोनोमेट्री। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम फंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, पेरीमेट्री कर सकते हैं, ऐसे गोनियोस्कोपी भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेटिनल सेल्स का क्या है, न्यूरॉन्स का क्या है, वो सारी चीजों को हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एकदम लाइफ स्टाइल और डाइट को ध्यान देंगे, सेल्फ मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड जैसे ड्रग जो
कॉमनली ग्लोकोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन ड्रग्स को हम अवॉइड करेंगे, है ना। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करेंगे, आई चेकअप करेंगे, ये कुछ हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच रहने वाले हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे पास कुछ 2-3 टाइप के स्पेशल सर्जरियां हैं, है ना, जहाँ पे हम एंगल को बड़ा करना, उसकी ओपनिंग को बढ़ा देना, या फिर कोई नया पाथवे बनाना, या फिर ऐसे कुछ डिवाइसेज इम्प्लांट कर देना जो एक्वेस ह्यूमर को आराम से ड्रेन कर सकता है। ये सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। इतने रिकमेंडेड नहीं है, मगर अगर हमको फार्माकोलॉजिकली ड्रग देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमको इनकी तरफ रुख करना होता है। ऐसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो जनरली क्या करते हैं कि जो यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो है उसको बढ़ा देते हैं। ऐसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर वाली कैटेगरी आती है जो जनरली बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और जो एक्यूज ह्यूमर का प्रोडक्शन है उसको ही कम कर देते हैं। ऐसे अल्फा 2 एड्रेनर्जिक आती है, ये प्रोडक्शन को कम करके ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं। ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स जो आपको प्रोडक्शन को कम करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ये इसके क्या बोलते हैं प्रोडक्ट जो इसका एक्सक्रेशन है, जो इसका ड्रेनेज है उसको बढ़ा देता है ना। ऐसे ही जो ऑस्मोटिक एजेंट्स रहते हैं बाय ऑस्मोसिस दे विल ड्रैग आउट द एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द कैविटी। तो वहां से क्या होगा कि धीरे धीरे जो इंट्राऑकुलर प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस तरीके से हम जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आज अभी यहाँ पे आके हमको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हम ग्लोकोमा को जब मैनेज कर रहे हैं तो हम बेसिकली इंट्राऑकुलर प्रेशर को टारगेट कर रहे हैं और इंट्राऑकुलर प्रेशर को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमको ये अंदाजा लगता है, ये समझ में आता है कि ग्लोकोमा होने में इंट्राऑकुलर प्रेशर का कितना बड़ा रोल रहता है ना। ऑलवेज इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है ये ट्रू नहीं है, मगर मेजोरिटी केसेस में, है ना, 90 to 95% केसेस में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा रहता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना। हैविंग सेड दैट, टेक केयर ऑफ योर आईज, है ना। आप टाइम टाइम में अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए, आई को भी चेकअप कराते रहिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो यहाँ पे आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, कहीं पे कोई भी दिक्कत है या फिर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में आके चीजों को पूछ सकते हो। और होप कि ये आपके एग्जाम में आए और आप इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, है ना। तो हैविंग सेड दैट, टेक केयर, वी विल मीट यू इन दी अनदर लेक्चर। थैंक यू।